आप सभी से पूछेगा कि राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से मानी जाती है। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि क्रांति का कारण था की नीति। फ्रांस की जनता को इसने 3 भागों में बांट रखा था। पहला क्या था, जब लुई 18वें की मृत्यु हो जाती है तो फ्रांस की गद्दी पर जो है बैठता है। फ्रांस की पहली क्रांति को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो जो 1830 में हुई थी उस क्रांति के नाम से जानते हैं। और भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी के ऊपर एक क्या लिखा था। प्यारे बच्चों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार मैं फिर से लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए आपके पूरे एसएसटी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद है। सिर्फ इसी एक स्लाइड में आप सभी लोग अपने 20 नंबर तय करने वाले हो और एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आप सभी का क्लियर कर दूंगा। बस इस क्लास को मात्र 10 मिनट की क्लास को कर लेना और यूरोप में राष्ट्रवाद आप सभी का पूरा क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किससे होता है। अगर मैं बात करूं यूरोप क्या है बाबू, तो यूरोप एक महाद्वीप है। क्या है, यूरोप एक महाद्वीप है। अगर आप सभी से पूछेगा भैया यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है। यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है और महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। अब आप सभी से पूछेगा भैया राष्ट्रवाद क्या होता है, क्या पूछेगा, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो देखो राष्ट्रवाद की परिभाषा के बारे में यहां पर दिया हुआ है। तो अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव की भावना को ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम रखता है, अपने देश के प्रति समर्पण करता है, तो वह भावना ही क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद की भावना कहलाती है। तो आप सभी से 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो अपने देश के प्रति प्रेम रखना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। अगर मैं बात करूं भैया, ये लोगों में एकता और समान पहचान की भावना विकसित करता है और बताता है कि सभी लोग एक रहो भैया, यही क्या होता है, राष्ट्रवाद होता है। आप सभी से पूछेगा कि राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से मानी जाती है, तो राष्ट्रवाद की शुरुआत मानी जाती है फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में। अब जरा मेरी बात को सुनना, फ्रांसीसी क्रांति के समय आप सभी से पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में, जब बैस्टिल के किले पर 14 जुलाई 1789 को नागरिकों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, हमला कर दिया जाता है। अब यहां पर ये देखो फ्रांसीसी क्रांति का कुछ तो कारण रहा होगा। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है सम्राट कौन था, तो वह था लुई 16वां। और लुई 16वां किस वंश का था, बुर्बो राजवंश का था। यह भी परीक्षा में पूछता है। तो देखो भाई सबसे पहले तो ये जान लो कि जब क्रांति का कारण क्या था, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि क्रांति का कारण था लुई 16वें की नीति, है ना। इसकी नीतियां क्या थी, यह एक निरंकुश शासक था। निरंकुश शासक का मतलब होता है ऐसा शासक जो अपनी मनमानी करता है, ऐसा शासक जो जनता के हित में नहीं सोचता है, जो उसकी मर्जी करती है वही काम करता है, उसे ही निरंकुश शासक बोलते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति का पहला कारण था निरंकुश शासन। दूसरा कारण इसका क्या था कि फ्रांस की जनता को इसने 3 भागों में बांट रखा था। पहला क्या था, पहला आता है आप सभी का प्रथम स्टेट जिसमें पादरी वर्ग आते हैं, दूसरा आता है द्वितीय स्टेट जिसमें कुलीन वर्ग आते हैं, और तीसरा आता था सर्वसाधारण वर्ग जिसमें फ्रांस की 90% जनसंख्या रहती थी। तो ये पादरी और कुलीन वर्ग जो था, ये टैक्स में इनको छूट मिली थी और सारा का सारा करों का बोझ सर्वसाधारण वर्ग पे था। इस तरीके से फ्रांस की जनता ने क्या किया था, इसका भी विरोध किया था। तो दूसरा कारण तो ये हो गया। तीसरे कारण के बारे में, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बात करेंगे तो तीसरा प्रमुख कारण क्या था, मेरी अंतोनियो का प्रभाव, जो कि लुई 16वां की पत्नी थी। लुई 16वां अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और राज दरबार के ज्यादातर फैसले लुई 16वां की पत्नी लिया करती थी और जनता को यह बात नहीं पसंद आती थी कि इसका मतलब है कि हमारा राजा जो है एकदम से बेकार है। तो फ्रांसीसी क्रांति के 3 कारण थे। पहला निरंकुश शासन, दूसरा था फ्रांस की जनता का बटा होना 3 भागों में, और तीसरा था मेरी अंतोनियो का प्रभाव, जो कि लुई 16वां की पत्नी थी। अब जनता दिन ब दिन इसकी नीतियों की वजह से परेशान हो चुकी थी। ऐसे में जो है नेपोलियन आता है फ्रांस में, नेपोलियन का उदय आता है। इटली की विजय के बाद जो है नेपोलियन फ्रांस में एंट्री करता है और नेपोलियन आता है 1793 में। 1793 में लुई 16वें को फांसी पर लटका देता है और ये लुई 16वां जो है यहां से इसकी शासन व्यवस्था समाप्त हो जाती है। जब 1793 में फांसी पर लटका देता है, उसके बाद जो है नेपोलियन अपने युद्धों में बिजी होने के कारण 1804 में फ्रांस की गद्दी
पर बैठता है? ये भी प्रश्न पूछता है कि नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? 1804 में बैठा। जैसे ही 1804 में ये गद्दी पर बैठता है, वैसे ही फ्रांसीसियों के लिए, फ्रांसीसी नागरिकों के लिए एक नियम और कानून जारी कर देता है, जिसे नेपोलियन संहिता कहते हैं। नेपोलियन कहता है देखो, देश को चलाने के लिए अब नियम कानून की आवश्यकता होगी, और ये फ्रांस जो है ना, अब फ्रांस से राजतंत्र समाप्त होगा, अब चलेगा यहां पर गणतंत्र। तो होता क्या है, यहां पर 1804 में नेपोलियन संहिता लागू करता है और कहता है फ्रांसीसी नागरिकों को कि ये मेरे द्वारा लड़े गए सभी युद्धों से भी महान है, फ्रांस की जनता आप लोग इसकी रिस्पेक्ट करिएगा। इस कानून में इसने कुछ विशेष बातों का नियम, कुछ विशेष बातें लिखी। इसमें कहा गया विशेषाधिकार का अब अंत होगा। विशेषाधिकार का मतलब राजा के पुत्र को जो राजकुमार वाली सुविधाएं मिल रही थी, अब वो समाप्त हो जाएंगी। दूसरा इसने क्या कहा, सामान कानून और प्रशासनिक सुधार व्यवस्था किया। इसने कहा कि जो सरकार है, सरकार के समक्ष सभी लोग समान हो, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा होगी, उसे सबको जो है एक प्रकार की सजा का प्रावधान होगा अगर वो कोई गलती करता है। तीसरा इसने काम किया, इसमें यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया। अब यहां पर क्या हो गया, फ्रांस में गणतंत्र की शुरुआत हो चुकी थी, किंतु फ्रांस के आसपास के जो पड़ोसी देश थे उनको ये बातें पसंद नहीं आ रही थी। तो ऐसे में 4 बड़े देशों ने मिलकर, कौन से, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, जिसकी ट्रिक है प्रेब, इन 4 बड़े देशों ने मिलकर क्या कर दिया, नेपोलियन के ऊपर अटैक कर दिया। कब? वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? नेपोलियन और इन 4 बड़े देशों के बीच में, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के बीच में। ऐसे में 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हो जाती है। एक बार फिर से फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना होती है। जब ये फ्रांस में नेपोलियन हार जाता है, जब ये वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार जाता है, तो ऐसे में होता क्या है कि वियना कांग्रेस होता है। वियना कांग्रेस 1815 में जो है क्या होता है, वियना कांग्रेस होता है। और ये वियना कांग्रेस की बैठक कहां पर बुलाई जाती है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में इसकी अध्यक्षता की जाती है और इसका मुख्य लक्ष्य यही था कि वियना कांग्रेस का जो मुख्य लक्ष्य था, राजतंत्र, गणतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र की स्थापना करना वियना कांग्रेस का उद्देश्य था। यह भी परीक्षा में पूछता है। अब वियना कांग्रेस में निर्णय लिया गया कि नेपोलियन के द्वारा जितने भी जीते गए देश थे, वहां से जो भी व्यवस्थाएं इसने की थी, जो भी बदलाव किए थे, उस बदलाव को भी समाप्त कर देना वियना कांग्रेस का उद्देश्य था। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। कहां हुआ था? ऑस्ट्रिया में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो मेटरनिख ने। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अब जब यहां पर वियना कांग्रेस हो जाता है, तो वियना कांग्रेस के बाद जो है फ्रांस में एक बार फिर से लुई 16वां का जो वंशज था, लुई 18वां की शासन व्यवस्था फिर से एक बार फ्रांस में आ जाती है और 1824 में लुई 18वें की मृत्यु हो जाती है। जब लुई 18वें की मृत्यु हो जाती है तो फ्रांस की गद्दी पर जो है बैठता है चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम कहता है कि देखो भाई, ऐसा है कि मैं अंग्रेजी शासक की भांति शासन करने से अच्छा लकड़ी काटना पसंद करूंगा। यानी कि चार्ल्स दसम जो है लुई 16वां की तरह शासन व्यवस्था कर रहा था, जबकि लुई 18वां जो है एक अच्छा शासक था। लुई 18वां नेपोलियन की तरह शासन करना चाह रहा था, और जबकि चार्ल्स दसम जो था वो लुई 16वें की तरह शासन करना चाह रहा था। तो ऐसे में जो है जनता के पास में, जनता देखो एक बार खुश हो चुकी थी, जनता के पास एक बार अधिकार आ चुका था, तो जनता ने क्या किया? चार्ल्स दसम की नीतियों का विरोध किया। क्योंकि चार्ल्स दसम ने जो है अपना जो प्रधानमंत्री था बाबू, वो किसे बना दिया था? चार्ल्स दसम ने अपना प्रधानमंत्री बना दिया था पोलिगनेक को। पोलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री बना दिया था चार्ल्स दसम ने। ठीक है, चार्ल्स दसम ने पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया। और ये पोलिगनेक जो था ना, ये अत्यंत प्रतिक्रियावादी शासक था। मतलब ये बहुत ही, ये जो क्या बोलते हैं, चार्ल्स दसम जैसा था ना, सेम टू सेम जो है ऐसा पोलिगनेक, सॉरी, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, पोलिगनेक को क्या करता है जब प्रधानमंत्री बनाता है ना, तो पोलिगनेक जो था ना, ये अत्यंत निरंकुश शासक था, सेम टू सेम। जैसे ये चार्ल्स दसम कहता 2 लोगों को मारो, तो पोलिगनेक कहता था 4 लोगों को मारो। पोलिगनेक जो था उच्च वर्ग का समर्थन करता था और कहता था कि भैया देखो ऐसा है, हमारा काम ही क्या है, जनता को प्रताड़ित करना। तो ऐसे में जनता जो है पोलिगनेक की नीतियों का विरोध करती है। जब पोलिगनेक का जनता विरोध करती है, तो जो चार्ल्स दसम था ना, 4 अध्यादेश जारी कर देता है। मतलब 4 कठोर नियम और जारी कर देता है। और इन्हीं 4 अध्यादेशों के विरोध में जनता पेरिस की सड़कों पर उतर आती है और चार्ल्स दसम गद्दी छोड़कर भाग जाता है। कहां पर? इंग्लैंड भाग जाता है। जब चार्ल्स दसम इंग्लैंड भाग जाता है ना, तो यहां पर जनता कहती है देखो भाई, अब यहां से जो है, अब ये बुर्बो राजवंश समाप्त हो जाएगा। बुर्बो राजवंश का अंतिम शासक चार्ल्स दसम था। उसके बाद जनता ने अपने चुने हुए प्रतिनिधि को बैठाया
और जनता के द्वारा बैठाया गया पहला प्रतिनिधि कौन था? जनता के द्वारा चुना हुआ राजा था। कौन था? लुई फिलिप। लुई फिलिप जो था आर्लियंस वंश का शासक था। लुई फिलिप गद्दी पर जब बैठता है, ठीक है, इसने अपना प्रधानमंत्री गीजो को बना दिया। अब ये गीजो जो था ना, ये भी और प्रतिक्रियावादी शासक था। अब जनता ने ही इसे बनाया था, लेकिन इसके पास ना तो कोई ऐसी नीतियां थी कि जनता इससे खुश हो पाए। इसी समय देश में जब लुई फिलिप शासन पर बैठता है, इसी समय देश में बेरोजगारी आ गई, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, महंगाई बढ़ने लगी। जनता के पास जो है किसी भी प्रकार से, मतलब जनता के पास रोटी तक नहीं थी। ऐसे में जनता रोटी दो कोई नारे भी लगा रही थी। तो लुई फिलिप भी क्या करता है, जब लुई फिलिप जो है के पास जब कोई नीतियां नहीं थी, जनता समझ चुकी थी कि लुई फिलिप के पास जो है इससे उभरने के लिए कोई नीतियां नहीं है, तो जनता लुई फिलिप का भी विरोध करती है और लुई फिलिप को भी गद्दी से हटना पड़ता है। ऐसे में जो है लुई फिलिप भी कहां भाग जाता है? इंग्लैंड भाग जाता है। इस तरीके से 1848 की क्रांति भी खत्म होती है। आप सभी से पूछता है कि फ्रांस की पहली क्रांति को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो जो 1830 में हुई थी उसे जुलाई की क्रांति के नाम से जानते हैं, और जो 1848 की क्रांति थी उसे फरवरी की क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगर बात किया जाए इसके बाद जो है हम लोग पहुंचते हैं कहां पर? इसके बाद जो है होता है इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में 4 लोगों का नाम आता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मेजनी का। मेजनी ने देखो इटली के एकीकरण के लिए, इसे इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है, यह भी प्रश्न पूछता है। मेजनी के समय जो है, इस समय ऑस्ट्रिया जो है सबसे बड़ा जो है क्या था? सबसे बड़ा बाधा था किसके? इटली के एकीकरण का। इटली के एकीकरण की समस्या क्या थी? ये बहुत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, अलग अलग संस्कृतियां थी। तो अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषा है, तो यहाँ के लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम ही नहीं था। तो इस तरीके से मेजनी जो है ना, ये जानता था कि अगर ऑस्ट्रिया को हराना है तो सबसे पहले हमें क्या करनी होगी? एक सेना का गठन करना होगा। इसीलिए इसने क्या किया था? यंग इटली का गठन किया। यंग इटली मतलब इटली के एकीकरण करने के लिए इसने यंग इटली नामक संस्था का गठन किया 1831 में। और उसके बाद यंग यूरोप, इसने कहा सिर्फ इटली का ही नहीं, अब मैं ही 1834 में क्या करूंगा? पूरे यूरोप का एकीकरण करूंगा। और मेजनी सबसे पहले 1810 में जो है कार्बोनरी संगठन से भी जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इटली का एकीकरण जो है, जब क्या होता है यहां पर मेजनी सोच रहा होता है कि मेरे नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो, जबकि जो है इटली का जो क्या बोलते हैं, इटली की जो राजधानी थी बाबू, इटली की राजधानी में जो है जो यहाँ के धर्मगुरु थे, यहाँ के धर्मगुरु चाह रहे थे कि मेरे नेतृत्व में जो है इटली का एकीकरण हो, मेरे नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो। और यहीं के जो है अलग अलग शासक जो है यही सोच रहे होते हैं कि मेरे नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो। ऐसे में जो है क्या होता है, ऑस्ट्रिया अटैक कर देता है और मेजनी को देश छोड़कर भागना पड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पर नाम आता है विक्टर एमेनुएल का। विक्टर एमेनुएल जो है सार्डिनिया का शासक होता है, सार्डिनिया का शासक बनता है, सार्डिनिया का शासक बनता है। और इसने जो है किसको अपना प्रधानमंत्री बना दिया? इसने अपना प्रधानमंत्री बना दिया काउंट काबूर को। काउंट काबूर बहुत ही बड़ा कूटनीतिज्ञ था। इसने अपनी कूटनीति के बल पर जो है फ्रांस से दोस्ती कर लिया। और जब फ्रांस से दोस्ती करता है तो यही कहता है कि फ्रांस अगर मेरे ऊपर कोई अटैक करेगा तो आप अपनी सेना मुझे भेज दोगे, क्योंकि उस समय फ्रांस जो है सबसे शक्तिशाली देशों में से एक था। तो ये काउंट काबूर की नीति थी। लेकिन अब फ्रांस का इसमें क्या फायदा था? तो फ्रांस का फायदा यह था कि इसने अपने 2 क्षेत्र, ठीक है, इसने इटली के 2 बड़े क्षेत्रों को किसको दे देता है? फ्रांस को दे देता है। तो मतलब अपने 2 क्षेत्र को फ्रांस को दे देता है और फ्रांस से एक वादा करता है कि ऐसा है कि अब आप हमारा आगे के युद्ध में साथ दोगे। और यही होता है। क्या होता है यहां पर? एक बार की बात होती है जब ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया पिडमाउंट के बीच में सीमा विवाद चल रहा होता है, जब ये दोनों युद्ध करने जा रहे होते हैं, तो ऐसे में फ्रांस की सेना आती है और किसका साथ देती है? फ्रांस की सेना देती है काउंट काबूर का साथ। और ऐसे में जो है क्या होता है, ऑस्ट्रिया की हार हो जाती है और इटली का एकीकरण होता है 1862 में। लेकिन अभी तक इटली का कौन सा एकीकरण हुआ था? उत्तरी इटली का ही एकीकरण हुआ था। उत्तरी इटली का एकीकरण हुआ था। और दक्षिणी इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में होता है? गैरीबाल्डी का। गैरीबाल्डी कौन था? तो गैरीबाल्डी पेशे से बाबू क्या था? एक नाविक था, यह प्रश्न पूछता है। और इसने लाल कुर्ती दल का गठन भी किया था। और भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी के ऊपर एक क्या लिखा था? एक जीवनी भी लिखा था। यह भी परीक्षा में पूछता है। इस तरीके से 1871 तक क्या होता
होता है? पूरे इटली का एकीकरण होता है। आप सभी पूछेगा इटली का एकीकरण कब होता है? 1870-71 में पूर्ण हो जाता है। इटली के एकीकरण का प्रथम चरण 1862 में पूरा होता है। अब इसके बाद आती है किसके बाद? जर्मनी के एकीकरण की। तो जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी समस्या थी कि यह 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। नेपोलियन बोनापार्ट ने इसे 39 राज्यों का महासंघ बनाया। आप सभी से पूछता है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। और जर्मनी के एकीकरण के लिए का श्रेय किसे जाता है? बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क को जाता है। बिस्मार्क जान रहा था कि अगर जर्मनी का एकीकरण करना है तो हमें रक्त बहाना होगा, जो भी व्यक्ति जर्मनी के एकीकरण में बाधा बनेगा हम उसे क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। तो ऐसे में इसने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था जर्मनी में। हर एक व्यक्ति को सेना में शामिल करना होगा। यह नीति अपनाई थी किसने? तो अपनाई थी किसने? बिस्मार्क ने। अब इसने क्या किया? इसने भैया रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया और जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध लड़ता है और सिडॉन के युद्ध के बाद 1871 में होता है। सिडॉन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? बिस्मार्क को जाता है। बिस्मार्क की देखो, डेनमार्क से लड़ता है, ऑस्ट्रिया से लड़ता है और फ्रांस से लड़ता है। ये 3 युद्ध के लड़ने के बाद 1871 में क्या होता है? जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाता है। अब जर्मनी के एकीकरण में कुछ आर्थिक रूप से भी कुछ लोगों ने साथ दिया था। आर्थिक राष्ट्रवाद क्या था? तो एक संस्था थी 1834 में जिसका गठन किया गया था, जाल्वेरिन। जाल्वेरिन क्या थी? यह जो है प्रसा में गठित एक संगठन था जिसका उद्देश्य था टैक्स फ्री व्यापार करना, टैक्स फ्री ट्रेड करना। इस तरीके से जाल्वेरिन का काम क्या था? जाल्वेरिन किस प्रकार की संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। और उसके बाद जब अंत में बात करते हैं यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की, तो 1829 में जो है एड्रियानोपोल की संधि होती है और एड्रियानोपोल की संधि के बाद जो है क्या होता है? 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि होती है। ये दोनों प्रश्न याद रखेंगे। एड्रियानोपोल की संधि किसके किसके बीच होती है? तो तुर्की और रूस के बीच में होती है। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? 1832 में। और यूनान कब स्वतंत्र राष्ट्र बनता है? तो 1832 में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। आपसे पूछेगा यूरोप वासियों को ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है? तो यूनान से होती है। और यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो टर्की को कहा जाता है। इस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद आपने 15 मिनट में पूरा 16 मिनट में देखा। बाबू आपको ये क्लास कैसी लगी? इस तरीके से और भी आप लोग फास्ट रिवीजन करना चाहते हो जो आपके एग्जाम टाइम पर काम दे, जो आपको पूरा का पूरा रिकॉल कराने में काम दे, तो आप लोग कमेंट करके जरूर जाना। अगर इस वीडियो पर 1000 कमेंट आते हैं तो मैं आप सभी से वादा करता हूं कि मैं और भी सारे वीडियोस इस तरीके के लेके आऊंगा। तो आज की क्लास के लिए आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।